Hello everyone. In the series of lectures on the chapter Breathing and Exchange of Gases, this is the next lecture. Topic is transportation of oxygen and carbon dioxide. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद करवा रही हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पर हमने किया था ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र। ये है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन हमने किया था ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। पल्मोनरी और सिस्टमिक गैस एक्सचेंज जो है लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। कुछ फैक्टर्स जो मैं आपके साथ वहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाई थी वो मैं अब बता रही हूँ। देयर आर सम फैक्टर्स विच एक्चुअली affect the rate of gas exchange. So those factors are, the first factor is, number one factor is partial pressure. This is partial pressure of gases. अगर हम गैसेस के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ये एक बहुत मेन फैक्टर है जो कि गैस एक्सचेंज को इफेक्ट करता है। एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, आपको याद है ये बात कि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर जो था वो 104 mmHg था। और अगर हम यहाँ से अगर हम इसके रिलेटेड ब्लड कैपिलरी की बात करें तो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर, ये मैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ तो दिस वाज 40 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो है वो गैसेस का आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऑक्सीजन जो है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से अपने लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, मतलब कि 104 से इस 40 पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी, और जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ये मूवमेंट फैसिलिटेट होगी, उतना ज़्यादा ये मूवमेंट अच्छी होगी। अगर हम इंक्रीज एल्टीट्यूड की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का सी लेवल पर, आपको याद होगा ये हमने डिस्कस किया था, दिस इज़ 159 mmHg। मैं सी लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है 159 mmHg है। अब इसी तरह से अगर हम 10,000 फीट की हाइट पर जाते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होकर ऑक्सीजन का रह जाता है 110 mmHg। और अगर हम उससे भी ज़्यादा, तो ये पार्शियल प्रेशर जो है धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। जैसे 20,000 की फीट पर आप देख सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर है वो 73 mmHg रह जाता है। बेटा ये डाटा मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रही हूँ, ये डाटा शायद आपको लर्न करने की या कोई क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछे जाए, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर हाइट पर कम होता जाएगा तो ये डिफरेंस जो इनके बीच में है ये डिफरेंस भी कम होता जाएगा, और ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, और या फिर मुझे कहना चाहिए एक्सचेंज जो है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो एक्सचेंज कम हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर हाइट पर कॉमन साइंस और सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं उन्हें हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का नाम देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो है दिस वाज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अगले पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट मैं कहूँगी कि सरफेस एरिया, दिस इज रिगार्डिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसके लिए, तो हम बताएंगे सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। आपने देखा था कि एल्वियोलाई जो है वो इंक्रीज़ कर देती है सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज। एल्वियोलाई जो है वो बहुत बड़ा, एल्वियोलाई सभी एल्वियोलाइज का अगर हम कलेक्टिवली कहें तो 70 मीटर स्क्वायर, या इसे हम कहें 750 फीट स्क्वायर, ये एरिया जो है इतना बन जाता है। और साथ ही में एल्वियोलाई के कनेक्शन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी हैं, तो ब्लड कैपिलरी जो है वो एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं, और उनके अंदर हम ये कहते हैं कि किसी भी मोमेंट पे आप देख लें लगभग इन सभी एल्वियोलाइज के कांटेक्ट में 900 ml ऑफ ब्लड जो है वो पार्टिसिपेट करता रहता है गैस एक्सचेंज में। तो देखिए बहुत सारी एल्वियोलाई हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी वजह से सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज का जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो मैं ले रही हूँ दिस इज डिफ्यूजन डिस्टेंस। डिफ्यूजन डिस्टेंस, डिफ्यूजन डिस्टेंस अब आपको याद होगा जब हमने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात की थी तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में एल्वियोलाई की सेल्स जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स एंड सेप्टल सेल्स थी, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड फिर उसके नीचे ब्लड वेसल जो थी उसकी एंडोथीलियल सेल्स,
ठीक है। ये तीनों मिलकर जो बना रही थी दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, इसलिए डिफ्यूज़न जो है वो बहुत क्विकली हो जाता है, और कैपिलरी जो है वो भी बहुत नैरो होती हैं। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही गैस एक्सचेंज प्रॉपर वे में होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं ले रही हूँ, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर weight and solubility of gases. This is the point. देखिए, ऑक्सीजन जो है उसका लो मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि इससे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन जो है दैट इज़ हैविंग लेस मॉलिक्यूलर वेट, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में डिफ्यूज़ जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सॉल्युबिलिटी की भी, क्योंकि हम साथ में बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्लूइड के अंदर जो है वो 24 टाइम्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम याद रखें तो नेट ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न जो है, ऑक्सीजन सॉरी नॉट ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न जो है वो 20 टाइम्स फास्टर होता है देन ऑक्सीजन, 20 टाइम फास्टर देन O2 के कंपैरिजन में ये 20 टाइम फास्टर होता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली इन सभी का जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या निकलता है कि इस मेन पॉइंट का कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन जो है उसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है। तो ये 4 फैक्टर्स जो है दीज आर नॉट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर रिलेटेड टू गैस एक्सचेंज, जो पार्शियल प्रेशर की थ्योरी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। अब अगर हम यहाँ पर मैंने एक आपको डायग्राम दिखाया है, दिस इज़ शोइंग यू आरबीसी, और आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन को निकालकर ये मैंने आपको हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर HB जो है उसके अंदर 2 पार्ट हैं, वन इज़ कॉल्ड हीम पार्ट एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड ग्लोबिन पार्ट। अब इसकी डिटेल बात तो हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है आपका उसी के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं इसकी, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है दैट दिस इज़ एक्चुअली जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ आयरन कंटेनिंग हीम पार्ट। ये देखिए, ये जो छोटा सा अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है दिस इज़ आयरन कंटेनिंग हीम पार्ट, एंड जो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन चेन की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो 2 तरह की हैं, वन इज़ कॉल्ड अल्फ़ा एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड बीटा। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन अगर आप ध्यान दें, हर पॉलीपेप्टाइड के सेंटर में हीम मॉलिक्यूल है, और हीम इज़ द एक्चुअली आयरन कंटेनिंग पार्ट। और इस बात को भी आप याद रखेंगे कि हीम जो है, हीम जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, इट इज़ हैविंग आयरन इन +2 फॉर्म, फेरस आयन की फॉर्म में। फेरिक आयन की फॉर्म में Fe+3 जो है ये नहीं होता। अगर किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से, जैसे कि अगर Fe+2 अगर Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाए, दैट कंडीशन इज़ नॉट फेवरेबल, दैट कंडीशन विल लीड टू अ कंडीशन दिस इज़ कॉल्ड मेट हीमोग्लोबिनेमिया, जिसके बारे में हम डिसऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। तो आयरन जो है दैट इज़ इन +2 फॉर्म, और ये जो आयरन है, अगर हम रेस्ट की बात करें तो हीमोग्लोबिन, अगर नॉर्मली मैं आपको हीमोग्लोबिन दिखाना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगी, मान लीजिए जैसे कि ये एक आयरन कंटेनिंग पार्ट, दिस इज सेकेंड आयरन कंटेनिंग पार्ट, दिस इज फोर्थ, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब इनके बीच में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीच में ये मैंने बना दिया, एवरी पार्ट इज कंटेनिंग Fe+2, Fe+2, और इमेजिन कीजिए कि यहाँ इसके साथ ये जो है दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन।
एंड ये जो है दो जो मैंने ये बनाई है, ये दोनों अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा 2, दिस इज़ बीटा 1 एंड दिस इज़ बीटा 2। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसका मतलब ये एक आपको ये कंप्लीटली एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है, याद रखिएगा इस बात को, हीमोग्लोबिन इज हैविंग क्वाटनरी स्ट्रक्चर, इट्स अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इसमें, क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ हीमोग्लोबिन जो है एडल्ट के अंदर है उसे हम HbA से रिप्रेजेंट करते हैं, और हीमोग्लोबिन जो फीटस के अंदर होता है उसे हम HbF से रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन के अंदर जो मेन टाइप का हीमोग्लोबिन है, दैट मेन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज HbA1 टाइप। द मेन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है उसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन है दिस इज ऑफ 2 टाइप, वन इज कॉल्ड HbA1, दिस इज HbA1 एंड HbA2। HbA1 जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, जैसे कि मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स हैं। मोर देन 90% हम में यही हीमोग्लोबिन होता है। और जो दूसरे टाइप का है उसके अंदर 2 तो अल्फ़ा चेन है एंड 2 जो है वो डेल्टा चेन्स हैं। और फीटस हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो फीटस हीमोग्लोबिन के अंदर 2 तो इसके अंदर वही अल्फ़ा चेन है और 2 जो है इसके अंदर गामा चेन्स हैं। तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन से अलग होता है। हम में बहुत लिटिल अमाउंट जो है वो HbA2 का प्रेजेंट है, बट मैक्सिमम अमाउंट हम में HbA1 प्रेजेंट है। ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक। अब ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है दिस इज कंप्लीटली, ये पूरी स्ट्रक्चर जो आपको शो कर रहा है दिस इज नॉट 4 हीमोग्लोबिन, ये एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। अब ये एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल, 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 1 HB कैन बाइंड with 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ऑक्सीजन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इसके साथ बाइंड हो सकते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, तो इसलिए हम हीमोग्लोबिन की बात थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, अल्फ़ा, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। This is the main hemoglobin. This is called HbA1 hemoglobin. तो अब मेरी ख्याल से हमें हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। जैसे कि हम यहाँ पर वापस देख लेते हैं। देखिए ये जो है द सेंटर पार्ट, दिस पार्ट इज़ आयरन कंटेनिंग पार्ट, जिसमें बीच में आपको ये आयरन दिखाई दे रहा है। ये दिस इज़ हीम पार्ट, आयरन कंटेनिंग पार्ट। जो मैं बीच में डॉट दिखा रही हूँ वो आयरन है, बीच में आयरन कंटेनिंग पार्ट है। और ये जो है दिस इज़ ग्लोबिन चेन्स। अब आप देख लीजिए अल्फा जो एक कलर की हैं उन्हें आप सेम मान लीजिए, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। दिस इज़ हीम पार्ट। तो ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट। थैंक यू।